लॉ ऑफ डिमांड, पूरे डिमांड एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 8 मार्क का आने का पूरा चांस है। सिर्फ 8 मार्क का ही नहीं, यहाँ पे दे कैन आस्क डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, 4 मार्क का, 2 मार्क का, 8 मार्क का, और 2024 में इसका आने का चांस पूरा है। मार्च 2024 में मैंने एज्यूम किया था ये आएगा, नहीं आया, मतलब मार्च 2025 अगले साल ये पक्का आएगा। सो आप देखो कितने बार पूछा है, कम से कम 20 बार पूछा होगा ये क्वेश्चन। नाउ इकोनॉमिक्स में कई प्रकार के लॉज हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ऐसे बहुत, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, बहुत सारे लॉज हैं। लेकिन कोई भी लॉ इकोनॉमिक्स में जब आता है तो आपको स्टैंडर्ड क्या क्या लिखना पड़ता है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना पड़ेगा, फिर आपको डिमांड फंक्शन, बहुत सारे लॉ में फंक्शन नहीं होता है बट इसमें दिया हुआ है, फिर डिमांड शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, सब मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, फिर डिमांड कर्व, ठीक है, और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड 4 मार्क का खत्म होता है। अब या तो वो एजम्पशन पूछेंगे या तो वो एक्सेप्शन पूछेंगे, तो इस प्रकार से ये 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सो अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये आपको 7 चीजें लॉ में आएगा, डू यू एग्री? कभी भी लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई जो भी आता है उसमें 6 से 7 चीजें रहते हैं, डिमांड फंक्शन बाकी में नहीं होगा। तो जब हम ये 7 चीजों की बात करते हैं, मैं एक पहले तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले ये सातों के सातों लर्न कैसे करना है कोई भी लॉ में, ये एक स्टोरी के थ्रू बता रहा हूँ। नाउ ऐसा सोचो, लड़की वाले, मैं आपको स्टोरी के थ्रू ये पहले 7 पॉइंट लर्न करा रहा हूँ और फिर एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नाउ एक शादी के फंक्शन में लड़की वाले लड़के को देखने आते हैं, इंट्रोडक्शन होता है एक दूसरे का, और फिर शादी करने का डिसाइड होता है, ठीक है ना। शादी करने का जैसे डिसाइड होता है तो ये लोग बोलते हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी करेंगे, हिंदू लॉ के हिसाब से। सो पहले क्या होता है, शादी का इंट्रोडक्शन होता है, फिर क्या होता है, हिंदू लॉ के हिसाब से शादी करेंगे, फिर वो लोग बोलते हैं कि चलो प्लान करते हैं शादी का। ये लोग बोलते हैं फंक्शन 3 फरवरी से शुरू होगा, फंक्शन, जो शादी का फंक्शन 3 फरवरी से शुरू होगा, और शादी का शेड्यूल 4 दिन का होगा, संगीत, मेहंदी, पार्टी, बैचलर पार्टी। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है, लड़की वाले आते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, फाइनलाइज हो जाता है, शादी कैसे होगा, हिंदू लॉ के मुताबिक, फंक्शन कब से शुरू होगा, 3 फरवरी, शेड्यूल क्या है, 4 दिन का, मेहंदी, और फिर डांस पार्टी एक दिन पहले होता है, ठीक है ना, मेहंदी और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अच्छा, जैसे ही होता है शादी का दिन आ जाता है, लड़की अपने हाथ में मेहंदी लगाती है ना, अब ये देखो मेहंदी लगा रही है हाथों में, वो सोचती है, अभी लड़के अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी, लेकिन लड़की मॉडर्न है, वो बोलती है बीच में बुलेट का फोटो मेरे को चाहिए, डिमांड कर्व के रूप में। शादी हो जाती है, लड़की बोलती है, एज्यूम करती है कि दूल्हा उसको घुमाने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड लेके जाएगा, लेकिन दूल्हा बड़ा इंटरनेशनल रहता है, वो उसको लेके जाता है, एक्सेप्शनल दूल्हा रहता है, वो लेके जाता है बांग्लादेश, ऐसे सोचो। सो लेट अस स्टार्ट, पहला लड़की वाले आते हैं, क्या होगा, इंट्रोडक्शन, कैसे शादी होगा, हिंदू लॉ के हिसाब से, फिर फंक्शन कब से शुरू होगा, 3 फरवरी से, शेड्यूल में तुम्हारा क्या क्या है, मेहंदी और डांस पार्टी और संगीत, सो ऑन। फिर में शादी का दिन आता है, लड़की के हाथ में डिमांड कर बुलेट के रूप में वो ड्रॉ करती है, लड़की एज्यूम करती है कि दूल्हा घुमाने स्विट्जरलैंड लेके जाएगा, लेकिन ठीक है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल दूल्हा रहता है, वो कहाँ ले जाता है, बांग्लादेश। अब ये स्टोरी तो मैंने बता दिया, अभी अंदर का कंटेंट शुरू करते हैं, आपको इससे आसानी होगा। कोई भी लॉ शुरू किससे करेंगे, इंट्रोडक्शन से। नाउ आपको इंट्रोडक्शन 2-3 पॉइंट के ऊपर लिखना नहीं है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है 8 मार्क का, तो कैसे लिख करोगे, लॉ ऑफ डिमांड कंजम्पशन का लॉ है। कंजम्पशन मतलब आप डिमांड करते हो ना, डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर, क्यों, कंजम्पशन के लिए। ये लॉ किसने दिया, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। कब दिया, 1890, कौन सा बुक था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो 2 लाइन में लिखा तो भी चलेगा,
क्या बोलोगे? ये लॉ किस पे बेस्ड है? कंजम्पशन पे बेस्ड है। किसने दिया? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। कब? 1890। बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। लॉ किसके बीच एक्सप्लेन करता है? डिमांड और प्राइस। अब क्या है थोड़ी देर में बताता हूँ। नाउ स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या बोलता है? अब ये अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट क्या है वो भी बताता हूँ। नाउ जब हम लॉ की बात करते हैं इकोनॉमिक्स, एक एजम्पशन रहता है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा और ज्यादा प्राइस रहेगा तो डिमांड घटेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ दो चीजें हैं, एक है प्राइस और एक है क्वांटिटी डिमांडेड। सो लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ दो चीज क्या है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक, और जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा। बस ये दो ही चीज है। और अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मतलब एज्यूम किया गया है कि प्राइस छोड़कर दूसरे चीजें तुम्हारे डिमांड को असर नहीं कर सकता। तुम्हारे डिमांड को सिर्फ एक चीज असर करेगा, वो है प्राइस, दूसरे चीजें असर नहीं करेंगे। और लॉ ऑफ डिमांड क्या? उसको अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट बोलते हैं, जो असर नहीं करेगा। सो लेस द प्राइस स्मॉलर इज द, लेस द प्राइस हायर द क्वांटिटी, हायर द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी। समझ में आया? नाउ आगे बढ़ते हैं। अब डिमांड फंक्शन की बात करते हैं, ध्यान से देखना। डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स कुछ भी हो सकता है। तुम मैगी लो, तुम कैडबरी लो, तुम बर्गर लो, तुम पिज्जा लो, कुछ भी ले सकते हैं। डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स किससे असर होता है? इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ध्यान से सुनना, पहले प्राइस बदलेगा नंबर वन, फिर डिमांड बदलेगा। सो क्वांटिटी डिमांडेड खुद से नहीं बदल सकता, वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? प्राइस पे डिपेंडेंट है। सो प्राइस बदलेगा बिकॉज डिमांड, क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट है, तो डिमांड बदलेगा आफ्टर द चेंज ऑफ प्राइस। आया समझ में? ये खुद से बदलने में सक्षम नहीं है एज पर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब तुम्हारे मन में आएगा सर इनकम भी तो असर कर सकता है डिमांड। इन्होंने क्या शब्द यूज किया है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब सिर्फ एक चीज मेरे क्वांटिटी डिमांड को असर करेगा और वो है प्राइस। क्या दूसरे चीजें असर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनको न्यूट्रल कर दिया है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। इसको सेटरिस पैरिबस या एजम्पशन भी बोलते हैं। और थोड़ी देर में एजम्पशन भी आएगा जहां पे उन्होंने देखो प्राइस छोड़कर सब चीज को कांस्टेंट, नो चेंज नो चेंज नो चेंज कर दिया, लेकिन इसमें प्राइस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, सिर्फ एक चीज बदल रहा है, प्राइस। क्या नहीं बदल रहा है? बाकी सब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड प्राइस छोड़कर। यहां तक क्लियर हुआ? पहले हमने क्या लिखा? इंट्रोडक्शन। किसने दिया लॉ? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। कब दिया? 1890। बुक का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और तुमको डिटेल चाहिए तो अल्फ्रेड मार्शल का जन्म 1842, डाइड 1924, और बहुत सारे चीजें हैं, दफनाया गया एसेंशियल पेरिस चर्च, लेकिन मैं उतना नहीं बोल रहा हूँ। ओके, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ये तुमको रट्टा मारना है, बाकी चीज रट्टा नहीं मारा तो भी चलेगा। डिमांड फंक्शन समझा? डिमांड, हाँ ये रहा, ये 3 लाइन का, ये 3 लाइन का स्टेटमेंट ऑफ लॉ। सो डिमांड फंक्शन वो अलग से डेफिनेशन है, ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ है। ये डेफिनेशन नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ, दोनों में फर्क है। डेफिनेशन कंसेप्ट का होता है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलना चाहता है वो है। अकॉर्डिंग टू बेनम डिमांड का डेफिनेशन था, ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एज पर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। आया समझ में? डिमांड डिराइवेशन, बेटा डिराइवेशन के जो 25 पेज लगेंगे सब बताने, जितना है उतना ही है। ये एमए करना तो बेटा तब आएगा, अभी जितना ही उतना ही रखो। नहीं 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 नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिमांड शेड्यूल, अभी इसको रट्टा नहीं मारना है, मैं तुमको एक आसान तरीका बताता हूँ। देखो मेरा फिंगर, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट व्हिच शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये टेबल दिख रहा है, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट, टेबल which shows relationship between, देखो price और quantity demanded आया, नंबर 1। नंबर 2, when the price is 5 quantity demanded is 10 हुआ दूसरा। तीसरा, when the price is 1 quantity demanded rises to 50। नंबर 4, this shows that when the price falls demand rises। बस इतना 4 पॉइंट में लिखना है, इसके ऊपर लिखना नहीं है। 2 मार्क का भी आया तो भी तुम्हारा ये डिमांड शेड्यूल का ये और ये तुम्हारा हो जाता है। ये तो वही है ना सर जो ग्राफ किया था, अभी ग्राफ आएगा जिसको डिमांड कर्व बोलते हैं। देखो 4 पॉइंट में लिखा है। अब डिमांड कर्व तुमको ग्राफ ड्रॉ कर, अच्छा इकोनॉमिक्स में ग्राफ और कर्व एक ही होता है, क्लियर? नाउ डिमांड कर्व इसको तुम करीबन 8 पॉइंट में लिखोगे। कैसे याद रखना है? नंबर 1,
डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। ये जो तुमको टेबल दिख रहा है ना ऊपर, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये ग्राफ है, नंबर 1। अब मैं रट्टा नहीं मार रहा हूं, मैं कैसे शुरू कर रहा हूं देखो। ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड दिया है, डू यू एग्री। फिर नंबर 3, ओ इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नंबर 4, ऑन द वाई एक्सिस क्या दिया है, प्राइस। नंबर 5, डी ये जो है, डी इज अ डिमांड कर्व which goes downwards from the left to the right. The relationship between price and quantity demanded is inverse, इसको इनवर्स बोलते हैं। और ये जो घसरगुंडी है ये स्लोप है, स्लोप को नेगेटिव बोलते हैं। क्यों नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट हो रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। 7 से 8 पॉइंट में तुम्हारा बैठ जाएगा। आया समझ में। पहला, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। नंबर 2, ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड, ओ इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ऑन द वाई एक्सिस क्या दिया है, प्राइस। फिर डिमांड इज अ डी इज अ डिमांड कर्व गोइंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। फिर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्स एंड द स्लोप इज नेगेटिव। अच्छा, 4 मार्क के लिए लॉ ऑफ डिमांड पूछा तो यहाँ पे खत्म होता है। आया समझ में। ऑनलाइन सब लोग क्लियर है, यस और नो बताओ। ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लियर है, ओके। नहीं, ग्राफ कुछ भी नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन तेरे सामने ऊपर है, ये देखो, ये क्वेश्चन दिया रहेगा तुमको, ये एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड राइट इट्स एजम्पशन, सब तुमको लिखना है, ये पूरा 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी हम एजम्पशन में आते हैं। नाउ एजम्पशन ध्यान से सुनना, क्या एज्यूम्ड है या एजम्पशन से पहले लॉ ऑफ डिमांड कौन से 2 चीज से बनता है, बताओ कौन से 2 चीज से बनता है। पहले हमेशा प्राइस होगा, फिर क्वांटिटी डिमांडेड होगा, डू यू एग्री। डी शॉर्ट में बोल रहा हूँ। सिर्फ प्राइस बदलेगा तो फिर क्या बदलेगा, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड शॉर्ट में बोलते हैं। हाँ, डी कर भी बोलते हैं ग्राफ में। नाउ एजम्पशन में प्राइस छोड़कर क्या दूसरे चीजें असर कर सकते हैं, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि एजम्पशन किया है प्राइस छोड़कर बाकी चीजें मेरे डिमांड को असर नहीं करेंगे। देखो, सब असर नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर एजम्पशन याद कैसे करें, 10 पॉइंट्स 10 सेकंड के अंदर लर्न हो जाएगा। मेरे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के वीडियो में मैंने एक मैकडॉनल्ड्स का स्टोरी बताया था, उसी मैकडॉनल्ड्स स्टोरी का मैं एक तुमको शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बता देता हूँ, तुम मैकडॉनल्ड्स जाते हो, ठीक है, उसमें पॉइंट नंबर 1 था एज प्राइस, लेकिन सिंस ये प्राइस इसमें नहीं आएगा क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बढ़ता है, तो मैं प्राइस को काट रहा हूँ। ध्यान से सुनना, तुमको अभी के अभी 10 पॉइंट लर्न हो जाएंगे। तुम मैकडॉनल्ड जाते हो, तुम पूछते हो कितने का बर्गर, प्राइस हुआ, फिर वो क्या बोलती है, हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है। देखो पॉइंट नंबर 2 मतलब यहाँ पे 1 हुआ, क्वालिटी बहुत अच्छा है। फिर तुम क्या बोलते हो, मेरे पास इनकम है, कुछ भी बदल नहीं रहा है, नो चेंज नो चेंज। क्यों, एजम्पशन क्या है, कुछ बदल नहीं रहा है। क्या बदल रहा है, सिर्फ प्राइस, प्राइस छोड़कर दूसरी चीजें बदल रहे हैं, द आंसर इज नो। उसको क्या कर दिया गया है, न्यूट्रल, उसको क्या बोलते हैं, एजम्पशन या सेटेरिस पेरिबस। उसके 4 शब्द क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सो तुम जाते हो मैकडॉनल्ड, क्या बोलते हो, कितने का प्राइस, प्राइस तो इधर आएगा नहीं। फिर वो क्या बोलती है, हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है। तुम क्या बोलते हो, मेरे पास इनकम है। फिर तुम बोलते हो नहीं, वो बोलती है आपका टेस्ट क्या है, ठीक है। फिर फैशन, नो चेंज। फिर आप बोलते हो 2 मिनट 5 मिनट रुकना, एक हम लोग में से एक जन नहीं आ रहा है, सब उसके जगह पे दूसरा आ रहा है, सब्स्टिट्यूट। फिर तुम बर्गर खा लेते हो, तुम जाने वाले रहते हो, तो वो आकर बोलती है भविष्य में प्राइस बदलने वाला है। फिर तुम बहुत दिन तक जाते नहीं हो, एडवर्टीजमेंट देखते हो, जैसे एडवर्टीजमेंट देखते हो वहाँ बहुत सारा पॉपुलेशन रहता है, ये देख के गवर्नमेंट टैक्स लगा देता है, जिसकी वजह से सबका इनकम इक्वल हो जाता है। याद है मैकडॉनल्ड्स का मेरा जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का स्टोरी है, उसके करीबन 12 पॉइंट्स थे। उसका पहला पॉइंट प्राइस छोड़ दो, बाकी 11 पॉइंट सेम है, उसका अलग से वीडियो बनाया गया, समझा। सो एजम्पशन तुमको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स का प्राइस छोड़कर बाकी के 11 पॉइंट में सिर्फ क्या डाल दिया, नो चेंज, क्योंकि बदलेगा नहीं। क्या बदलेगा, सिर्फ एक चीज, वो है प्राइस, उसकी वजह से क्या बदलेगा, क्वांटिटी। क्या सब लोग क्लियर है, यस और नो। अच्छा, एक्सेप्शन, अभी इकोनॉमिक्स में तुम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहे हो, ह्यूमन साइकोलॉजी कभी भी बदलता है। एक्सेप्शन मतलब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड टूट जाता है। देखो कर्व लॉ ऑफ डिमांड का क्या था, ऐसे था, डू यू एग्री। जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ता है, इनवर्स रिलेशनशिप था। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे प्राइस भी बढ़ रहा है तो भी क्वांटिटी बढ़ रहा है, सो उसको
एक्सेप्शन बोलते हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जहां पे टूटता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शन 4 मार्क का अलग से भी आ सकता है। आपको एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हर जगह पे, ग्राफ के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्राफ ड्रॉ किया तो 100 आउट ऑफ 100 भी आपको मिल जाएगा। शुरू करूं एक एक करके। नंबर 1 गिफन्स पैराडॉक्स। ये खुद छोटा सा जो पॉइंट है गिफन्स पैराडॉक्स का, ये आपका 2 मार्क के लिए कंसेप्ट के तौर पर पूछ सकते हैं। ध्यान से सुनना। सर रॉबर्ट गिफन एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने पाया, पहली बात तो जो सस्ता गुड्स है ना गरीब लोगों के लिए, उसको इंफीरियर गुड्स या तो गिफन गुड्स बोलते हैं। ये सस्ते गुड्स के लिए लागू होता है। सर रॉबर्ट गिफन ने एक नोट किया कि गरीबों का, सपोजिटली गरीब आदमी है, पाव मिलता है, वो पाव खाता है, 12 रुपए का एक डजन मिलता है। सो सपोजिटली मैं ब्रेड लिखता हूँ, देखो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। ब्रेड का प्राइस, ठीक है, एक डजन, 1 डजन का 12 रुपया है। सेलर सोचता है मैं 6 रुपया करूं तो गरीब 4-5 डजन खरीदेगा, ठीक है। अब जो सेलर है 6 रुपया करता है तो आधा कर देता है। नाउ टेल मी, पहले गरीब कितना पे करता था, 12 रुपया, अभी कितना पे कर रहा है, 6 रुपया। उसका कितना सेविंग्स हो रहा है, 6 रुपया। इसको रियल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल इनकम। हाँ, सेलर्स ने प्राइस चेंज किया, 12 से 6 कर दिया। अब गरीब सोचता है मेरा कितना बच रहा है, 6। वो क्या करता है, ये 6 रुपया का जो 6 रुपया का एक डजन जो सेलर ने कर दिया है, वो इसका कंजम्पशन और भी करता है, कम करता है। वो 3 रुपए का सिर्फ 6 पाव खरीदेगा, हाफ डजन, ठीक है, आधा डजन खरीदेगा। अब उसके पास कितना बचा, 9 रुपया। उस 9 रुपए से वो केक खाएगा। मतलब कि गरीबों का ऐसे देखा गया है कि जब सस्ते गुड्स का दाम कम होता है तो वो उसका कंजम्पशन कम कर देता है, और जो जिंदगी में एंजॉय नहीं किया, केक या थोड़ा लग्जरी, अब वो उसमें जाएगा। लेकिन उल्टा भी इफेक्ट देखा गया है। यदि ब्रेड या पाव वाले ने 15 रुपया का डजन कर दिया, प्राइस 15 रुपया कर दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा खाता था, एक्स्ट्रा चाय पीता था, अभी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पाव के बिना तो जी नहीं सकता, तो वो सैक्रिफाइस करता है दूसरे चीजें और पाव का कंजम्पशन बढ़ा देता है। इस कंसेप्ट को गिफन्स पैराडॉक्स क्या बोलते हैं। और ये सारांश क्या है गिफन्स पैराडॉक्स का, कि यदि प्राइस सस्ते गुड्स का कम हुआ तो उसका कंजम्पशन भी कम होता है। देखो प्राइस कम हुआ तो उसका कंजम्पशन भी कम होता है, और प्राइस बढ़ा जो ड्रॉ किया हुआ है तो उसका कंजम्पशन बढ़ता है। इस कंसेप्ट को गिफन्स पैराडॉक्स बोलते हैं, सस्ते गुड्स को गिफन गुड्स बोलते हैं। क्या सब लोग क्लियर है यहाँ पे। दूसरा, प्राइस इल्यूजन। नाउ तुम एक दुकान डीमार्ट में जाओ, तुमको एक व्हाइट शर्ट 100 रुपए का और एक व्हाइट शर्ट 500 रुपए का, तुम नॉर्मली कौन सा खरीदोगे। ह्यूमन साइकोलॉजी ये है 100 रुपए, लेकिन एक मन में तुम्हारे क्या आएगा, 500 रुपए वाला ज्यादा अच्छा होगा। सो कई बार ज्यादा दाम है तो लोग सोचते हैं अच्छा होगा, इसलिए सस्ता क्यों लेने का। सो प्राइस इल्यूजन में लोग रहते हैं कि चलो एक बार का लेंगे तो अच्छा लेंगे। तो हो सकता है तुम 100 के बजाय 500 रुपए का लो, तुम बोलोगे 100 रुपए टिकेगा नहीं। तीसरा, क्वालिटेटिव चेंजेस। ना कुछ प्रोडक्ट्स ले लो, सोनी बाकी से थोड़ा ज्यादा होगा, टोयोटा बाकी से थोड़ा ज्यादा होगा, होंडा बाकी से थोड़ा ज्यादा होगा, बोस बाकी से बहुत ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स है, बाकी से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन तुम फिर भी पे करके लेते हो क्योंकि तुमको पता है ये क्वालिटी है, ये टिकेगा। आया समझ में, इसलिए ज्यादा दाम है फिर भी तुम ले रहे हो। लॉ ऑफ डिमांड टूटता है, कम दाम में ज्यादा लेना चाहिए, बट ज्यादा दाम में भी तुम ले रहे हो। अच्छा, 14 चौथा नंबर, हैबिचुअल गुड्स। वो गुटखा आता है ना, कौन सा, विमल, क्या आता है विमल। विमल का दाम कितना है भाई, कितना है, 10 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया पकड़ लो, दाम उसने 50 रुपया कर दिया। 10 रुपया पकड़ो, 10 रुपया ना, उसने 20 रुपया कर दिया। हैबिट है भाई, सार्थक को पता होगा। 10 रुपए का 20 रुपया लोग लेंगे, अब वो स्प्राइट पीता है। मतलब वो इतने भी सस्ते नहीं करता है। सो 10 रुपए का 20 रुपया कर दिया तो क्या होगा, लोग ज्यादा लेंगे, नहीं ज्यादा नहीं लेंगे, फिर भी दाम बढ़ गया। अच्छा, प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए कर दिया,
क्वांटिटी में कोई असर नहीं आया, नॉर्मली प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटना चाहिए, बट जिसको आदत है वो क्या करेगा, चाय पहले 10 रुपए की थी 12 रुपए की हुई, कुछ फर्क पड़ा सेल में, नहीं। तो हैबिचुअल गुड्स में लोग फिर भी खरीदते हैं। सिगरेट जिसको आदत है 10 का 20 25 30 भी कर दो, लोग पियेंगे ही सिगरेट। अभी कितने 10 12 14 12 रुपया 12 या 14 रुपीज, तो भी लोग लेते हैं क्योंकि हैबिट है तुमको, तो तुम लोग है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बड़ा मस्त एग्जांपल देता हूं तुमको, और सिली भी। एक लेदर शूज है, लेदर शूज का पॉलिश आता ना, नाउ टेल मी, तुम वुडलैंड्स का लेदर शूज खरीदने जाओगे, तुमको अच्छा खासा प्राइस मिलेगा, 4000 5000 6000 8000। लेदर शूज बहुत महंगे आते हैं, लेकिन क्वालिटी वुडलैंड्स का बहुत अच्छा आता है। सपोजिटली लेदर शूज का प्राइस बढ़ गया, तो लेदर शूज का सेल क्या होगा, कम हो जाएगा। डू यू एग्री? प्राइस लेदर शूज का बढ़ गया तो उसका क्वांटिटी में क्या असर होगा, कम हो जाएगा। अब जो पॉलिश वाला है, उसका जो पॉलिश आता है, पॉलिश वाले ने दाम कम कर दिया, एज्यूम करेगा वो कि सेल बढ़ेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। शूज ही नहीं बिक रहा है तो पॉलिश कौन खरीदेगा, शूज ही नहीं बिक रहा है तो पॉलिश किस काम का। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से तुमको देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कभी कभार लागू नहीं होता, कि जब लोग शूज ही नहीं खरीद रहे तो पॉलिश का क्या होगा। और दूसरा, नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस। नाउ सपोजिटली तुम आईफोन का एग्जांपल ले लो, आईफोन 16 लॉन्च करेंगे सितंबर में। डू यू एग्री? आज चल रहा है अप्रैल, अब तुमको पता है कि अराउंड अगस्त में दाम कम होगा, ठीक है। यदि तुम एक्सपेक्ट करते हो प्राइस भविष्य में घटने वाला है, तो तुम आज खरीदोगे नहीं। आज थोड़ा सा दाम कम भी किया तो भी उसका सेल बढ़ने का चांस बहुत कम है, क्योंकि तुमको आईफोन 16 खरीदना है। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल लेता हूँ। तुम एक दिन में, वन डे, तुम गाड़ी में पेट्रोल 1 लीटर भराते हो, ठीक है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, आज तारीख है, क्या तारीख है आज, 12 अप्रैल, तुमने आज भी भराना चाहिए 1 लीटर। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि, और पेट्रोल का दाम है 106 रुपया। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, कभी भी पेट्रोल के दाम मिडनाइट में चेंज होते हैं, रात को 12 बजे बीच में नहीं। 106 का 116 हो जाएगा, तो तुम अभी जाकर अभी दाम 106 है, रात को 116 हो जाएगा, ठीक है, मिडनाइट को। तो तुम एक दिन में 1 लीटर भराते हो, बट तुम अभी क्या करोगे, तुम प्राइस 106 अभी है, लेकिन एक नहीं, तुम कितना खरीद रहे हो, 10 लीटर। लॉ टूट गया ना। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 1 लीटर से 10 लीटर में आने के लिए प्राइस घटना चाहिए, प्राइस तो उतना ही है, बट तुम एज्यूम कर रहे हो भविष्य में दाम बढ़ने वाला है, इसलिए तुम्हारा डिमांड अभी बदल रहा है, प्राइस भले ही सेम है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वापस टूटता है। इग्नोरेंस। अच्छा, तुम आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना चाहते हो, तुम रिलायंस डिजिटल में जाओ, तुम टाटा क्रोमा में जाओ, तुम अमेजन में जाओ, तुम टाटा न्यू में जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, दुकान में जाओ, लोकल दुकान में जाओ, सब जगह रेट्स अलग मिलेंगे। अच्छा, तुमने ले लिया, बाद में पता चला कि अरे जो रिटेल स्टोर है, तुम्हारा दोस्त का एक दुकान है मोबाइल का, उसको फ़ोन किया होता तो और 5000 कम कर दिया होता। तो कई बार तुमको पता नहीं रहता है, तुमने महंगा ले लिया, बाद में पता चला अरे पैसे ज़्यादा चले गए, इग्नोरेंस भी होता है। अच्छा, प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स लोग, वो था ना किसके अभी शादी में घड़ी कुछ 75 करोड़ की थी, न्यूज़ आया था ना, मुकेश अंबानी के लड़के की। वो 75 करोड़ की जो घड़ी थी, या जो भी घड़ी का दाम होगा, प्रेस्टीज गुड्स लोग क्यों खरीदते हैं, क्योंकि दूसरे लोग बाय नहीं कर सकते, इसलिए वो बिकते हैं। डायमंड्स और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू और ऑडी सस्ते हो गए तो कौन लेगा, मिडिल क्लास लेंगे, लेकिन अमीर लोग कम कर देंगे। कुछ चीजें महंगे हैं इसलिए बिकते हैं, बिकॉज वो एक स्नॉब अपील आता है, एक दिखावा आता है, इसलिए महंगे चीजें लोग लेते हैं। बिकॉज जब, जैसे रोल्स रॉयस 10-12 करोड़ की वो जो हायर एंड गाड़ी है, वो जब तुम रास्ते में जाओगे लोग देखोगे, तुम मारुति में जाएगा तुमको कोई देखेगा नहीं, बट रोल्स रॉयस में लोग और फरारी रहेगा तो फोटो भी लेंगे। तुम एक्टिवा में जाएगा कौन फोटो नहीं लेगा, लेकिन हार्ले डेविडसन हायर वर्जन वाले लोग हैं तो फोटोज लेंगे। दुबई में तो कोई फोटो नहीं लेगा, वहाँ पे सब गाड़ियाँ वैसे ही है, बट इंडिया में अभी भी लग्जरी गाड़ी का एक सम्मान है, लोग फोटो खींचते हैं। और
आगे बढ़ते हैं। स्पेकुलेशन, यदि शेयर का दाम, लेट अस टेक वन एग्जांपल, शेयर का दाम ऑलरेडी हाई है, सपोजिटली 100 रुपया है, ऑलरेडी शेयर बाजार अभी 75,000 में पहुंच गया है, और तुम सोचते हो भाई ये और भी बढ़ेगा, ऑलरेडी दाम ज्यादा है शेयर्स का, लेकिन तुम खरीद रहे हो क्योंकि तुम एज्यूम कर रहे हो और भी बढ़ेगा। तो कई बार स्पेकुलेशन में ऐसा होता है कि तुम एज्यूम करते हो दाम बढ़ने वाला है जबकि ऑलरेडी ज्यादा है, तो वो लॉ ऑफ डिमांड वहां पे भी टूटता है। तुमने अभी नहीं खरीदना चाहिए, तुमने करेक्शन का वेट करना चाहिए, तुम वेट नहीं कर रहे हो, तुम फिर भी खरीद रहे हो। कंसेप्ट समझ में आया? अच्छा, अब ये एक्सेप्शन के कितने पॉइंट्स है? 9 पॉइंट्स है। मैं आपको 9 सेकंड में ये पॉइंट लर्न करा दूंगा। कैसे? अब बताता हूं। नाउ ये 9 पॉइंट हुए। मैं चाहता हूं कि आप सोचो, क्या सोचो कि गिफन, ठीक है, जो गिफन एक करके एक आदमी है, वो आईपीएस ऑफिसर बना। गिफन क्या बना? आईपीएस ऑफिसर बना। इग्नोरेंस, प्रेस्टीज और स्पेकुलेशन। जैसे ही आईपीएस ऑफिसर बना, उसने मैकडॉनल्ड्स में अपने दोस्तों को पार्टी दिया, और मैकडॉनल्ड्स का अपना स्टोरी में क्या था? पहला पॉइंट, तुम जाते हो पूछते हो कितने का प्राइस है, ठीक है। गिफन, यहां पे पॉइंटर दे रहा हूं, गिफन क्या बना? आईपीएस बना, ठीक है। और जैसे आईपीएस बना, उसने क्या किया? मैकडी में पार्टी दिया। तुम मैकडी में गए, क्या पूछा? कितने का बर्गर है? कितने का बर्गर है? वो क्या बोलती है? हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम बोलते हो इनकम वो जाने दो, वो बोलती है आपका टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स, याद है? फिर सब्सिट्यूट एक नहीं आता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फुकटा आता है, और वो तुम खा लेते हो, बोलते भविष्य में दाम बदलने वाले हैं। सो अपना मैकडी के स्टोरी का ही 2 3 4 5 6 पॉइंट है। सो गिफन आईपीएस बन जाता है, इसकी वजह से मैकडोनल्ड में पार्टी देता है, तो तुम्हारे 2 3 4 5 6। और इसके लिए मेरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का वीडियो देख लिया तो मैकडी का स्टोरी आप लोग को पूरा पता चल जाएगा। समझ में आया एक्सेप्शन के 9 पॉइंट्स कैसे लर्न करना है? थैंक यू।